साल 336 ईसा पूर्व 20 साल का एक राजा पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए मैसेडोनिया से निकलता है। पूरे मिडिल ईस्ट को जीतते हुए वह हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश करता है। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। गांधार महाजनपद में राजा अंभी का शासन था। सिकंदर की विशाल सेना देखकर राजा अंभी उससे बिना लड़े ही घुटने टेक देते हैं और इस तरह सिकंदर ने बिना युद्ध किए ही गांधार पर कब्जा कर लिया। चाणक्य उस समय गांधार के तक्षशिला विश्वविद्यालय में कुलपति थे। चाणक्य को लगा कि जब तक भारत महाजनपदों में बटा रहेगा, भारत विदेशी आक्रांताओं से सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जाना जरूरी है। भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध और उसका राजा था धनानंद। चाणक्य ने सोचा कि अगर धनानंद उनकी मदद करे तो वो बाकी महाजनपदों के साथ मिलकर सिकंदर से भारत को बचा सकते हैं। अपनी इसी सोच के साथ वो तक्षशिला से मगध की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन मगध में जो हुआ चाणक्य ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। चाणक्य ने देखा कि प्रजा पर बहुत ही भारी कर लगाए जा रहे हैं और करों की वसूली बहुत ही बेरहमी से की जा रही है। लोगों की खून पसीने की कमाई से धनानंद अपना खजाना तो भर रहा है, लेकिन वो इस धन का उपयोग जनता के हित में नहीं कर रहा बल्कि अपने ऐशो आराम के लिए कर रहा है। ये सब देख के चाणक्य के मन में धनानंद के प्रति कुंठा जागृत हो गई, लेकिन मामला देश बचाने का था। चाणक्य ये सब देखते हुए भी इस आस में धनानंद के पास पहुंच गए कि शायद वो मगध पर आने वाले खतरे को समझेगा। लेकिन धनानंद जो विलासिता और अहंकार में डूबा हुआ था, उसने चाणक्य की बात सुनने की बजाय उनको अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। धनानंद के दरबार में हुआ यह अपमान भारत को एक ऐसा सम्राट देने वाला था जैसा ना तो इससे पहले कभी हुआ था और ना आगे कभी हुआ। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं धनानंद जैसे राष्ट्र विरोधी शासकों का उद्धार नहीं करूंगा, तब तक मैं चाणक्य का पुत्र चाणक्य अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य अब एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में थे जो नंद वंश को उखाड़ फेंके और उनके अखंड भारत के सपने को पूरा करे। अपनी इसी तलाश के दौरान एक दिन वो जंगल से गुजर रहे थे कि उनकी नजर खेलते हुए कुछ बच्चों पर पड़ी। बच्चों के उस खेल में एक बच्चा राजा बना हुआ था और बाकी बच्चे उसकी प्रजा। तभी कुछ सैनिक एक चोर को पकड़कर राजा के पास लाते हैं। उस चोर ने खाने की चोरी की थी। राजा उस चोर को 5 कोड़े मारने की सजा सुनाता है और खुद को भी 10 कोड़े मारने का फैसला करता है। चाणक्य ये देख के हैरान रह जाते हैं। वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने खुद को 10 कोड़े मारने का फैसला क्यों किया? उस बच्चे ने कहा कि जिस राज्य के नागरिक भूख से तड़प रहे हों, उन्हें पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़े तो उस राज्य का राजा इसी लायक है। उस छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी न्यायप्रिय बात सुनकर चाणक्य मुग्ध हो गए। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त का बचपन काफी मुसीबतों से भरा हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त के पिता उत्तर प्रदेश के पिप्पलवन नामक कबीले में शासन करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त के जन्म से पहले ही वो एक युद्ध में मारे जाते हैं। उनकी मां अपनी और अपनी कोख में पल रहे बच्चे की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए पाटलिपुत्र आ जाती है, जहां वो चंद्रगुप्त को जन्म देती है। चाणक्य उस बच्चे के साथ उसकी मां के पास जाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर उसे अपने साथ तक्षशिला ले आते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शस्त्र से लेकर शास्त्र तक, राजनीति से लेकर युद्ध कला तक हर प्रकार की विद्या सिखाई। बरसों की तपस्या के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धनानंद के विनाश के लिए तैयार किया। जब चंद्रगुप्त ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो चंद्रगुप्त के सामने 2 विकल्प थे। पहला, मगध को धनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्त करना और दूसरा, यूनानी आक्रांताओं को भारत से खदेड़ना। इन दोनों के लिए ना तो उसके पास कोई सेना थी और ना ही कोई धन, लेकिन शायद समय खुद चाहता था कि चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बने। असल में भारत छोड़ने से पहले सिकंदर ने अपने जीते हुए राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया था ताकि उस पर ठीक से कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही सिकंदर भारत से गए, चंद्रगुप्त ने पंजाब में विदेशी शासन के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना बनाई और हिमालय के पर्वतीय राजा पर्वतक से दोस्ती कर ली। राजा पर्वतक की सेना में हिमालयी योद्धा और घोड़े शामिल थे। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है, विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह भड़क जाते हैं। ऐसे ही एक विद्रोह में पंजाब में सिकंदर के राज्यपाल फिलिप की हत्या कर दी जाती है और चंद्रगुप्त पंजाब का सम्राट बन जाता है। अब चंद्रगुप्त के पास एक राज्य था, एक सेना थी और अब बारी थी धनानंद की। पहली बार चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि वह आसानी से मगध पर अधिकार कर लेगा, लेकिन उसका अनुमान गलत साबित हुआ। दूसरी बार उसने पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर कब्जा कर आगे बढ़ने की योजना बनाई, लेकिन परिणाम वही रहा। आखिरकार उसने नई योजना बनाई।
इस बार उसने पहले पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर कब्जा किया और उन्हें सुरक्षित किया। इसके बाद वह पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा। धनानंद की सेना बहुत ही विशाल और शक्तिशाली थी। उसका सेनापति भद्रसाल था। दोनों सेनाओं के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। ये उस समय की बात है जब भारत में राजाओं के इतिहास लिखने की परंपरा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए इस युद्ध के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। लेकिन मिलिंद पन्नू जो नागसेन ने लिखी थी, उसके मुताबिक इस युद्ध में लाखों सैनिक, लगभग 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी मारे गए। अंततः 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध का राजा बना। मगध जीतने के बाद चंद्रगुप्त 6 लाख की सेना और अखंड भारत का सपना लिए भारत विजय अभियान पर निकलता है। पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। जब चंद्रगुप्त अपने विजय अभियान पर रहता है, तभी सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर की सेना में एक अधिकारी था, सिकंदर द्वारा जीते गए राज्य को पुनः वापस पाने के उद्देश्य से भारत की तरफ बढ़ता है। लेकिन उस समय का भारत वो नहीं था जो सिकंदर को मिला था। सिकंदर की तरह उसे छोटे छोटे राज्यों से युद्ध नहीं करना था जो बिना लड़े ही हथियार डाल दें। इस बार उसका सामना था चंद्रगुप्त मौर्य से और उसकी विशालकाय सेना से। सेल्यूकस ने युद्ध के लिए सिंधु नदी तो पार कर ली, लेकिन जैसे ही उसने चंद्रगुप्त की सेना देखी, वो कांप गया। अंततः उसने युद्ध की बजाय शांति को चुना। संधि के मुताबिक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को वे सभी राज्य दे दिए जो हिंदुकुश पर्वत के पूर्व में थे, मतलब आज के हिसाब से पूरा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान। ऐसा सुनने में आता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त से किया था ताकि भविष्य में यूनान और भारत के संबंध अच्छे बने रहें। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी तोहफे में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भी नियुक्त किया था, जिसका नाम मेगास्थनीज था। उसी की प्रसिद्ध किताब इंडिका है। जैन अनुश्रुतियों के हिसाब से चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में राजपाट को छोड़कर सन्यासी जीवन में आ गया था। वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ मैसूर के पास श्रवणबेलगोला आ गया, जहां उसने जैन मुनि की भांति अनशन करके अपना जीवन त्याग दिया।